आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। समरी में 6 सीनियर तरीन जनरल्स के नाम शामिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समरी मिलने की तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म अहम तैनाती पर इत्तेहादी जमातों के सरबराहों को आज एतमाद मिलेंगे। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पाक फौज के अहम तरीन ओहदे पर तैनाती प्रोसेस का आगाज। समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म 6 सीनियर तरीन जनरल्स में से एक का इंतखाब करेंगे। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल असर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम शामिल है। ISPR ने भी समरी भेजे जाने की तस्दीक कर दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में समरी मौसूल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह बाकी मराहिल भी जल्द तय पा जाएंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम बैठक हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खजाना इसहाक डार, मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान और सिक्योरिटी इदारे के सरबराह शरीक हुए। मुलाकात में पाक फौज में अहम तैनातियों से मुतालिक मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तैनातियों के हवाले से इत्तेहादियों को आज एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज में इशाया होगा। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम तैनातियों के हवाले से कल विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब किया है, जिसमें बड़े फैसले का इम्कान है। तो आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के तकर्रुर का ये मामला है। तकर्रुरी के लिए समरी वजारती दिफा से मौसूल हो गई है। समरी में दोनों ओहदों के लिए नामों का पैनल भी शामिल है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म तयशुदा तरीक़ाकार के तहत तकर्रुरों का फैसला करेंगे। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद हुसैन से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से भी एक अलामिया जो है वो जारी किया गया है और बताया गया है कि आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के तकर्रुर के मामले में समरी वज़ारत दिफा से मौसूल हो गई है और समरी के साथ दोनों ओहदों के लिए नामों का पैनल भी शामिल है और वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से जो तयशुदा तरीकाकार है उसके तहत तकर्रुरियों का फैसला करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने वज़ारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल होने के हवाले से तस्दीक की है और कहा है कि समरी में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चेयरमैन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदों पर तकर्री के लिए नामों का पैनल भी भिजवाया गया है और मरियम औरंगज़ेब ने यह भी अपने बयान में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे। तो आर्मी चीफ के ओहदे के लिए आज या कल नए नाम का ऐलान हो जाएगा। ये ओहदा किसको मिल सकता है और इस ओहदे के लिए जो नाम भेजे गए हैं वो तमाम लेफ्टिनेंट जनरल किस ओहदे पर काम कर रहे हैं, मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाहसालार कौन होगा? जनरल कमर जावेद बाजवा की रुखसती के बाद ये ओहदा किसके पास आएगा? ISPR के मुताबिक GHQ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी वजारत दिफा को इरसाल कर दी है। समरी में 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स कौन से ओहदे पर बराजमान हैं? तफसील जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं। सितंबर 2018 में उन्हें 2 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, लेकिन 2 माह बाद चार्ज संभाला, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर 4 साला दौर 27 नवंबर को इस वक्त खत्म हो रहा है। वो एक बेहतरीन अफसर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए सर्विस में शामिल हुए और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वो उस वक्त से मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के करीबी साथी रहे हैं जब से उन्होंने जनरल बाजवा के मातहत ब्रिगेडियर के तौर पर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में फौजियों की कमान संभाली थी, जहां उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा कमांडर एक्स-कोर थे। बादशाह उन्हें 2017 के अवाइल में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया और अगले साल अक्टूबर में ISI का सरबराह बना दिया गया। ताहम आला इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर उनका इस ओहदे पर कयाम मुख्तसर मुद्दत के लिए रहा। 8 माह के अंदर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का तकर्रुर कर दिया गया था। GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर मुंतकली से कबल उन्हें गुजरावाला कोर कमांडर के तौर पर तैनात किया गया था, जहां वो इस ओहदे पर 2 साल तक फाइज रहे थे। साबिक फौजी एहलकार कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे के लिए मुंतखब होने के अहल हो सकते हैं, क्योंकि उनके रिटायरमेंट के दिन जनरल आसिम हाजिर सर्विस होंगे। सिपाह सलार के ओहदे के लिए उन्हें 2 दिन की तौसी या जनरल कमर जावेद बाजवा की 2 रोज कबल रिटायरमेंट करना होगी।
लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एक ही बैच से ताल्लुक रखने वाले 4 उम्मीदवारों में सबसे सीनियर हैं। उनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है, जो कि मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का पेरेंट यूनिट है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फौज में बहुत मुतासिर कुन करियर रहा है और गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान उन्होंने अहम लीडरशिप ओहदों पर भी काम किया है। उनको जनरल रहील शरीफ के आखिरी 2 बरसों में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की हैसियत से तवज्जो मिलना शुरू हुई। अपनी इस हैसियत में वो GHQ में जनरल रहील शरीफ की कोर टीम का हिस्सा थे, जिसने शिमाली वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की और कोऑर्डिनेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप में भी काम करते रहे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमरीका पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने ही बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा किया था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सरताज अजीज की ज़ेरे क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात के लिए बनने वाली कमेटी का भी हिस्सा थे। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास मौजूदा उम्मीदवारों के माबैन भारत के उमूर पर सबसे ज्यादा तजुर्बेकार फर्द हैं। इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, जिसका मतलब ये है कि वो GHQ में ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट्स की निगरानी करते हुए अमली तौर पर फौज को चलाते हैं। इससे कबल वो 10 कोर की कमान कर चुके हैं। जिस दौरान ये 10 कोर की कमान कर रहे थे, उसी दौरान भारत और पाकिस्तान की अफवाज में 2003 के लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहिदे के एहतराम का मुआहिदा हुआ था। उस मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाना लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की ही जिम्मेदारी थी। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास माजी में इन्फेंट्री स्कूल कोयटा के कमांडेंट रह चुके हैं। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के पर्सनल स्टाफ अफसर भी थे, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने आला सतह पर होने वाली फैसला साजी को बहुत ही करीब से देखा है। वो मरी में तैनात 12 इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। मजबूत करियर के हामिल हैं। मुल्की मगरबी सरहद के माहिर हैं। उनके वालिद 1971 की जंग में शामिल थे। वो मिसिंग इन एक्शन अफसर हैं। नुमान महमूद ने अपने वालिद की यूनिट 22 बलोच की कमांड भी की। इस वक्त NDU के सदर हैं। पेशावर कोर की कमांड कर चुके हैं। जंग के माहिर ज्यादा वक्त जंगी इलाकों में अगली सरहदों पर गुजारा है। बतौर ब्रिगेडियर 11 कोर में ही चीफ ऑफ स्टाफ रहे। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान मेजर जनरल की कमांड संभाली। अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के मंसूबे की निगरानी भी की। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। ISI में सी काउंटर इंटेलिजेंस सेक्शन के डायरेक्टर थे। फिर ISI के सरबराह रहे। उसके बाद उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया, जहां पर अफगान उमूर पर वसी नजर रखी। चंद माह कबल उन्हें बहावलपुर की कोर कमांडरशिप दे दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के वक्त सीनियोरिटी में 4थे नंबर पर होंगे। काफी मेहनती और फौज में राय है काम को तकमील तक पहुँचा कर ही दम लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का ताल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से है और इस वक्त वो गुजरावाला कोर की कमान कर रहे हैं। इससे कबल वो GHQ में एजुटेंट जनरल थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने 2017-18 में 10 इन्फेंट्री डिवीजन की कमान की है, जो कि लाहौर में तैनात है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट में DG स्टाफ ड्यूटीज भी रह चुके हैं, जिसके बाइस वो कमांड ओहदों और GHQ का खातिर खाह तजुर्बा रखते हैं। इससे कबल 2011 से 2013 तक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। अपने करियर के दौरान वो आज के फैसला साजों के बहुत करीब रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में हर जगह माफियाज बैठे हैं। इलेक्शन के बगैर सियासी इस्तेहकाम नामुमकिन है। सिर्फ ताकतवर हुकूमत ही अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद करवा सकती है। इंसाफ के निज़ाम पर लोगों को एतमाद होगा तो मुल्क में सरमायाकारी की कोई कमी नहीं होगी। वो वीडियो लिंक के जरिए सेमिनार से खिताब कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब रूल ऑफ लॉ हो तो हमें इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से। मेरी कंटेंशन ये है कि 10 बिलियन बैरून पाकिस्तानी है। अगर हम इनमें से 20 लाख को भी 15 लाख को भी अगर हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए ले आए पाकिस्तान में, तो वो हमें, मेरे ख्याल में वो इतना ज्यादा पैसा ला सकते हैं कि हमें जरूरत नहीं है किसी से पैसे लेने के लिए। तो एक हमें स्टेबिलिटी चाहिए, एक गवर्नमेंट आए जो कि 5 साल के लिए आए और स्टेबल गवर्नमेंट हो। उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ, जिसके अंदर बिजनेस की प्रोटेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। इसके लिए अगर आप स्पेशल कोर्ट्स भी बनाने पड़े, हमने उनसे बात कर ली थी कि अप्रैल के अंदर हमने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया था डिस्काउंटेड रेट पे, जो हिंदुस्तान कर रहा था। और ये इतने खौफजदा होते हैं अमेरिकन से, ये रियलाइज नहीं करते कि इंडिया हमारे सामने, इंडिया ने स्टैंड लिया
انہوں نے پوری زور لگایا کہ انڈیا روس کا تیل نہ لے. آپ کے سامنے ہے وہ جو انڈین فورن منسٹر نے کتنی اپنے ملک کے لیے وہ کھڑا ہوا ان کو. اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنونس کر سکتے تھے امریکنز کو, ہم کنونس کر سکتے تھے کہ ہمیں سستا تیل آنے دو. امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں کے اندر رول آف لا ہے, غریب ملکوں کے اندر انفارچونیٹلی سارے جتنے بھی غریب ملک ہیں وہ ان کے اندر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا ہے, اور یہ واحد وجہ ہے کہ وہ غریب رہ جاتے ہیں. اپڈیٹ کریں کہ پی ٹی آئی کے اسلام آباد سے گزرنے پریڈ گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر اتارنے کی اجازت کی درخواست آپ کی استدعا ہے, میں ان کو ہدایت دوں جو میں نہیں دے سکتا. یہ انتظامیہ کا کام ہے. چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہنا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی ہیلی کاپٹر پر اسلام آباد آئیں گے, اجازت مانگنی ہے. وکیل پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہنا ہے. تو ہائی کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق کا استفسار. ہیلی پیڈ سروس ہائی کورٹ میں تو نہیں دے سکتے. چیف جسٹس کا پی ٹی آئی وکیل سے یہ مکالمہ ہے. تو اپڈیٹ کریں آپ کو کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد سے گزرنے پریڈ گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر اتارنے کی اجازت کی یہ درخواست ہے. آپ کی استدعا ہے, میں ان کو ہدایت دوں جو میں نہیں دے سکتا. یہ انتظامیہ کا کام ہے. چیف جسٹس کے یہ کہنا ہے, ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیلی کاپٹر پر اسلام آباد آئیں گے, اجازت مانگی ہے. وکیل پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہنا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق کا استفسار تھا. تو ہائی کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ حقیقی آزادی مارچ کے استقبال کے لیے راولپنڈی میں تیاریاں مکمل. مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگائے گئے ہیں. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کمیٹی چوک پر عمران خان کا استقبال کریں گے. مزید تفصیلات جانیں گے اویس عباسی سے. جی بالکل, تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے. سابق وزیر اعظم و چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کارکنان کو ہفتے کے روز راولپنڈی پہنچنے کی ہدایات جاری کی ہیں, جس سلسلے میں ملک بھر سے تحریک انصاف کے قافلے جو ہے راولپنڈی پہنچیں گے. اس سلسلے میں پنجاب اور سندھ کے جو قافلے ہیں وہ بذریعہ موٹر وے سے جو ہے راولپنڈی آئیں گے. ہم اس وقت موجود ہیں موٹر وے کے مقام پر. یہ وہ مقام ہے جہاں سے پنجاب سے آنے والے قافلے جو ہے ہماری اس دائیں جانب سے ہوتے ہوئے راولپنڈی کی جانب بڑھیں گے. تو یہاں سے جو قافلے اس انٹرچینج سے اتر کر آگے پشاور روڈ کی جانب گامزن ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بتاتے چلیں آپ کو کہ کے پی کے سے آنے والے قافلے میرے بائیں جانب سے جو ہے وہ نیچے اسلام آباد کی جانب اتریں گے. یہاں سے ہوتے ہوئے یہ قافلے اگر وفاقی حکومت اجازت دیتی ہے تو سری نگر ہائی وے سے ہوتے ہوئے 0 پوائنٹ, پھر وہاں سے ایکسپریس وے پہ سے ہوتے ہوئے فیض آباد پہنچیں گے. اگر وفاقی حکومت اجازت نہیں دیتی تو یہی قافلے یہاں سے جی ٹی روڈ کا رخ لیں گے. جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے پشاور روڈ, اس کے بعد صدر سے ہوتے ہوئے مری روڈ پر جائیں گے, جہاں سے جہاں پہ فیض آباد کے مقام پر جہاں پہ تحریک انصاف کا سٹیج لگے گا وہاں پر پہنچیں گے. جی پاکستان تحریک انصاف کی 26 نومبر کی کال کے بعد ملک بھر سے کارکنان کے قافلے راولپنڈی کا رخ کریں گے. تاہم مری اور کشمیر سے آنے والے قافلے خود اسلام آباد سے ہوتے ہوئے راولپنڈی پہنچیں گے. ممکنہ راستوں سے آگاہ کریں گی مریم الہی. جی بالکل, اس وقت میں 12 کے مقام پر موجود ہوں جو کہ اسلام آباد کا انٹری ایگزٹ پوائنٹ ہے. آپ کو مری کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. یہاں سے وہ قافلے گزریں گے جو مری اور کشمیر سے عمران خان کے قافلے کو جوائن کریں گے راولپنڈی میں. تو وہ یہاں سے گزرتے ہوئے آئیں گے اور یہ سیدھا جو آپ کو سامنے روڈ دکھ رہی ہے یہ آپ کو لے کر جائے گی ڈائریکٹ ٹورڈز کشمیر پوائنٹ. مری اور کشمیر سے جو بھی قافلے آئیں گے 12 سے انٹر ہوں گے ان کو اسلام آباد کی حدود کراس کر کے ہی راولپنڈی کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, ادروائز نہیں. یہ وہ روڈ ہے جہاں سے سارے قافلے مری اور کشمیر کے جو ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں, یہاں تک آئیں گے. اور میں اس وقت جس جگہ پہ موجود ہوں اس کو کشمیر چوک کہتے ہیں. یہ ایک ڈائیورژن ہے یہاں پر 2 راستوں کی. یہ جو راستہ ہے سرینا چوک تک کنیکٹ کرتا ہے جو کہ آگے سری نگر ہائی وے کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے. وہ سارا ایریا جو ہے دیٹ از ویری مچ کلوز ٹو ریڈ زون, تو وہ تھوڑا امبیگوس ہو جائے گا کہ وہاں سے انہیں اجازت ملتی بھی ہے یا نہیں. اور راول چوک سے آنورڈ جو ہے وہ قافلے سیدھا فیض آباد تک پہنچ سکتے ہیں. اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں یہ راول فلائی اوور ہے. جو کشمیر سے آئیں اور وہ کوٹلی ستیاں والے راستے کو استعمال کرتے ہوئے یہاں تک آئے تو وہ چک شہزاد کے راستے کے تھرو آ سکتے ہیں اور وہ یہاں سے کنیکٹ کرے گا آپ کو سیدھا نیچے, اور نیچے سے آگے آپ کو فیض آباد لے جائے گا. یہ جو جگہ ہے فلائی اوور اس کے اوپر سے قافلے آئیں گے کشمیر سے, اور مری سے جو قافلے میں نے آپ کو پیچھے سے سارا روٹ دکھایا ہے وہ یہاں سے کنیکٹ کرے گا آپ کو سیدھا فیض آباد تک. یہ سارا مری کو اور آزاد کشمیر کے قافلوں کو کنیکٹ کرنے والا ہے جو ختم ہوتے ہیں اسلام آباد کراس کر کے راولپنڈی کی حدود تک. جی مریم الہی ہمیں روٹس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی. بھی آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کارکنان کو 26 نومبر کی کال دی گئی ہے. ملک بھر کے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگ کن کن راستوں سے راولپنڈی میں داخل ہوں گے, خصوصاً خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی ورکرز فیض آباد کے قریب کن روٹ سے ممکنہ طور پر گزر سکتے ہیں, اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے ذیشان یوسف زئی.
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से अपने कारकुनान को 26 नवंबर की कॉल दी गई है। वो लोग 26 नवंबर को रावलपिंडी में फैज़ाबाद के करीब एक मुकाम पर इकट्ठा होंगे। KPK की अगर हम बात करें तो KPK से जो काफ़िले आएंगे सवाबी, चारसद्दा, मर्दान, एबटाबाद, DI खान वगैरह से, गिलगित से, तो वो इसी रोड से आएंगे। यहाँ पर फिर जो है रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। इस्लामाबाद जाने का यहाँ से एक ही पॉइंट है जो श्रीनगर हाईवे है, यहाँ से लोग श्रीनगर हाईवे के लिए दाखिल हो सकेंगे, लेकिन उनका जो दाखिला है वो इजाज़त से, इंतज़ामिया की इजाज़त से मशरूत होगा। अगर इंतज़ामिया उनको इजाज़त दे देती है तो वो लोग यहाँ से इस्लामाबाद दाखिल हो सकेंगे और वहीं से फिर फैज़ाबाद जाएंगे। अगर इस्लामाबाद इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देती है और PTI कारकुनान जो खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से, वो इसी रोड से आएगी। फिर यहाँ पर ये रोड फिर 2 पॉइंट्स में डिवाइड हो जाती है। मैं आपको दिखाता चलूँ, अगर ऊपर के बजाय लोग नीचे से चले जाने तो IJP रोड से फिर लोग फैज़ाबाद की तरफ जाएंगे और फिर फैज़ाबाद से वहाँ पर जो उनको दिखाया गया है, बताया गया है, उसी मैदान में लोग जमा होंगे और अपने लीडर का इस्तकबाल करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान यूसुफज़ई। लाहौर के 4 बस अड्डों से हुकूमत को सालाना 1 अरब से ज़ायद की आमदन, लेकिन मुसाफिरों को सहूलियात ना होने के बराबर हैं। बस अड्डों की 4 दीवारी है, ना कोई सिक्योरिटी। रिपोर्ट करेंगे शबीर हैदर। लाहौर के कदीम तरीन लारी अड्डा बादामी बाग से हुकूमत की सालाना 1 अरब रुपए कमाई, मगर मुसाफिर हमेशा सहूलियात को ही तरसते रहे। बढ़ती आबादी को नजदीक तरीन ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिए 2005 में सिटी बस टर्मिनल बना। सिकंदरिया कॉलोनी में बना ये बस अड्डा हुकूमत के लिए 18 करोड़ सालाना आमदन का जरिया है। 2013 में बनने वाला जना टर्मिनल ठोकर न्याज़बेग सालाना 11 करोड़ की आमदन दे रहा है। रायवन टर्मिनल पर मुसाफिरों की कम तादाद के बाइस कमाई ज्यादा नहीं। सालाना 1.25 अरब रुपए से ज्यादा वसूल करने वाली हुकूमत मुसाफिरों को सहूलियात की फराहमी में नाकाम। बस अड्डों की मुनासिब सिक्योरिटी है, ना सफाई सुथराई का अच्छा निजाम, पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। गंदगी और तअफ़्फ़ुन की वजह से वाशरूम नाकाबिले इस्तेमाल। त्योहारों और तातीलात पर रश के दौरान इंतजार में बैठने को जगह नहीं मिलती। टिकटिंग का फरसुदा निजाम, रश के औकात में घंटों तवील कतारों में खड़े रहना मुसाफिरों के लिए दर्द सर। सिटी टर्मिनल पर मुसाफिरों की यौमिया तादाद 3000, जिना टर्मिनल पर 1500 और रायवन पर यह तादाद 500 यौमिया है। बादामी बाग से रोजाना 1.5 लाख मुसाफिर लाहौर से दूसरे शहरों को रवाना होते हैं। हर बस अड्डे पर मुसाफिर दुखड़ा रोते ही दिखाई दिए। इस तरह के इनको पैसे मिलते हैं, उस तरह का काम नहीं है इधर। ना कोई बैठने की जगह है, ना कोई लैट्रिन वगैरह, कोई वैसे कोई भी चीज़ इधर बेहतर नहीं है। इधर बैठने का कोई इंतजाम नहीं है किसी किस्म का, ना पानी पीने का फिल्टर का इंतजाम है कि मुसाफिर आते हैं जलील होते हैं, तंग होते हैं। ना को पानी है तो साफ, ना गाल ना बात है, इंतजाम सारा नाकस है। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा खावर बशीर कहते हैं कि मुसाफिरों की सहूलियात के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाए जा रहे हैं। सिटी बस टर्मिनल पर नए वाशरूम्स तैयार करवा रहे हैं। ये बात कहना दुरुस्त बिल्कुल नहीं है कि जी इनकम जो है वो करोड़ों में है और सहूलियात का फुकदान है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इंटरवेंशन की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वाशरूम्स का इशू होता है, लेकिन जो ही मैंने ज्वाइन किया तो मैंने वर्दी कमिश्नर साहब के नॉलेज में वो 2-4 चीज़ें लाईं जहाँ पे उनके इंटरवेंशन की ज़रूरत थी। अवाम की बहबूद के दावे तो होते हैं, लेकिन सालाना करोड़ों रुपए मुसाफिरों की जेब से वसूल करने वाली हुकूमत कमाई का कुछ हिस्सा मुसाफिरों पर खर्च करने को तैयार नहीं। हमारा अलमिया ये है कि कोई भी मनसूबा मुकम्मल तो कर दिया जाता है, मगर उसकी मेंटेनेंस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। बस अड्डों का भी यही हाल है कि कायम तो कर दिए गए मगर उनकी देखभाल छोड़ दी गई, जिससे मुसाफिरों को सहूलत की बजाय अजियत का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन उमर रईस के साथ शबीर हैदर जफर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।